नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, प्रिय बच्चों एवं आज के मेहमान हमारे दीपक रमोला जी, आप सबका विश्व हिंदू परिषद नॉर्वे एवं प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत सम्मान। कुछ दिनों पहले हमारे मित्र मनोज जी ने हमें आज की सभा से अवगत कराया था। मैं भी आप में से बहुतों की तरह YouTube पर अपने समय को खर्च करता हूं। कभी-कभी लगता है कि कुछ ज्यादा ही खर्च करता हूं। फिर भी दीपक जी, मैं आपके अस्तित्व से अनजान था। मनोज से बात करने के बाद मैंने वही किया जो आज का हर अक्लमंद आदमी करता है, यानी कि गूगल खोला और टाइप किया दीपक रमोला। तत्पश्चात कुछ समय तक आपके वीडियो के साथ समय बिताया और जागरूकता, उत्सुकता बढ़ी और आज की इस घड़ी का बहुत ही उत्सुकता के साथ इंतजार करने लगा। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। हम सब की खुशकिस्मती है कि हम आपसे रूबरू हैं और आपके विचारों को सुनने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज की सभा की समय सीमा 1 घंटे है। हम पहले प्रश्नों या इंटरव्यू के तरीके से दीपक जी से परिचित होंगे और उसके बाद के 10 से 15 मिनट तक का समय हमने ओपन सेशन के रूप में रखने का सुझाव रखा है, जहां आप अपने अपने सवाल दीपक जी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और ज्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रिय मित्र और पिछले 18-19 साल से कार्यरत हमारी विश्व हिंदू परिषद नॉर्वे के कार्यकर्ता श्री मनोज मिश्रा जी को। कृपया माइक संभालें और दीपक जी से बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करें। मनोज मिश्रा जी। Thank you, Chandramohan ji, for nice introduction. Deepak Ramola ji, welcome. Thank you, Manoj ji. So I will start with a quote. Once Buddha said, "Never design your character like a garden where anyone can walk. Design your character like the sky where everyone desire to reach." So very welcome, Deepak Ramola ji. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सभी को नमस्ते। कलम अपनी भाषा अपने लोग में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे मेरे ख्याल से हिंदी क्लास के बच्चे भी होंगे। सभी को नमस्ते। 2020 मार्च वीएचपी का होली का फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं होली के फंक्शन को 2020 को क्यों रेफर कर रहा हूँ। फंक्शन हुआ भी नहीं, सबको पता है क्यों नहीं हुआ। पेंडेमिक की वजह से हम लोगों को प्लान कैंसिल करना पड़ा। उस 2020 के होली के फंक्शन में दीपक रमोला जी यहाँ हमारे प्रोग्राम में आने वाले थे। टिकट भी हो गया था, लेकिन कोरोना ने सब कुछ कोरोना की वजह से कैंसिल करना पड़ा। तो दीपक जी से फिजिकली हम लोग तब नहीं मिल पाए, तो हमने कहा चलो कोशिश करते हैं अगर वर्चुअल उनके साथ कोई सेशन हो जाए। तो अभी दीपक जी जैसे मैंने बताया वो भी यूएस में है, तो मैंने कांटेक्ट हुआ कि हाँ चलिए एक सेशन कर लेते हैं, और हमारा उनसे वादा है और उन्होंने भी ये वादा किया है कि वो यहाँ पे फिजिकली आएंगे। अभी नहीं, लेकिन फिजिकली वो आएंगे जब पेंडेमिक खत्म होगा, सिचुएशन थोड़ी अच्छी होगी तो यहाँ पे आएंगे। चलिए हम बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। जैसा कि अभी हमने बोला था कलम अपनी भाषा अपने लोग, तो पहला जो मेरा प्रश्न होगा वो भाषा से ही संबंधित है। जी दीपक जी, हम विदेशों में बैठे हुए भारतीयों के लिए हिंदी भाषा का क्या महत्व है, आप क्या सोचते हैं, खासकर इस परिप्रेक्ष्य में कि आज भारत में लोग इंग्लिश की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, हिंदी को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं जितनी ज्यादा इंग्लिश को दी जा रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या विचार है, हम सुनना चाहेंगे। जी
सबसे पहले तो मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार सबको, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं। मनोज जी, चंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका उस बहुत हार्दिक मतलब दिल से किए गए परिचय के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मनोज जी, आपके सवाल की तरफ रुख करते हुए मुझे दो चीजें लगती हैं। दो सवाल आपने पूछे। पहला है कि जो जो भारत से बाहर जो भारतीय हैं उनके लिए भाषा का क्या महत्व है। Correct. मुझे लगता है मिट्टी की खुशबू जो है उसका उसका रंग उसमें घुलना भाषा बहुत आसान कर देती है। आप सड़क पर चल रहे हो और कोई हिंदी गीत बज जाए, मेरे साथ कई बार ये हुआ है इंटरनेशनल ट्रैवल में कि अगर मैं कहीं एक हिंदी गीत सुन लूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मोहल्ले में ही हूँ। तो आपके परिवेश में आपको घर जैसा माहौल परोसने का काम भाषा करती है। आपको वो याद दिलाती है कि आप का वजूद जो है वो एक बहुत विस्तृत, एक बहुत बड़े संदर्भ का हिस्सा है और आप अकेले नहीं हैं। उदाहरण स्वरूप मैं 2016 में स्वीडन, नेदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस और हंगरी के रेफ्यूजी कैंप्स में सीरियन रेफ्यूजीज की स्टोरीज और उनके जीवन की कहानियों का सार एकत्र कर रहा था। और बड़ा रेफ्यूजी कैंप कले करके फ्रांस में है, वहां मैं था। और बहुत लंबा दिन था, मौसम भी खराब था और बारिश हो रही थी और इंटरव्यूज लेने थे। और सडनली मैंने जो है एक किशोर कुमार का गीत कहीं सुना और मैं उस तरफ खिंचा चला गया तो पता चला अफगानी रेफ्यूजीज हैं, उनका टेंट है, उनसे बात हुई और उनके जरिए आने वाले 12 दिनों में जितने मेरे इंटरव्यूज थे वो बड़ी आसानी से हो गए प्रोजेक्ट फिल के लिए, जो मेरी परियोजना है। तो मुझे लगता है भाषा ने मेरे लिए विदेशों में एक अपनेपन का वो रास्ता खोला है जो अक्सर मेरे ख्याल से जरूरी है किसी भी इंसान के लिए जुड़ने के लिए, महसूस करने के लिए कि वो एक समूह का हिस्सा है। दूसरा मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि चीज की कद्र तभी ज्यादा होती है जब आप या तो उसे उससे जुदा होते हैं या उससे बहुत ज्यादा उसे खो देते हैं। मुझे लगता है कि जब हम विदेशी भारतीयों की बात करते हैं या विदेशों में स्थित भारतीयों की बात करते हैं तो हर एक भाषा का शब्द जो आपने बहुत कम सुना है या बहुत देर बाद सुना है वो आपको बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया से भर देता है और ग्रैटिट्यूड से भर देता है। ऐसा मेरे जो दोस्त विदेशों में रहते हैं वो मुझसे अक्सर कहते हैं और मेरी कविताएं जब सुनते हैं तो और ज्यादा गदगद हो जाते हैं क्योंकि भाषा का वो पिरोना और वो जो उन्हें याद दिलाता है अपने बचपन की। दूसरा जो आपका सवाल था वो है कि भारत में जो युवा हैं उनको हिंदी भाषा के लिए किस तरीके से बेसिकली उनका रुझान बढ़ाया जाए। दो चीजें हैं, मुझे लगता है हमसे पहले वाली जनरेशन इसके लिए थोड़ी सी दोषी है क्योंकि भाषा को अक्सर आप एक तरीके से पनिशमेंट के रूप में बच्चों तक पहुंचाया करते थे स्कूल में कि अगर होमवर्क नहीं किया तो हिंदी की ये पूरी कविता याद करके आओ। तो बच्चों के जहन में अक्सर ये चीज बस जाती थी कि भाई अब भाषा का स्वाद तो तभी लेना है जब कुछ काम नहीं किया हमने और ये पनिशमेंट हो गई है। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा वो था बड़े होते हुए मेरे लिए। दूसरा मुझे लगता है कि छोटे शहरों में ज्यादातर जो है भाषा की ताड़बाड़ जो है और हिंदी भाषा को पर्टिकुलरली उसको एक बिल्कुल ताड़बाड़ की तरह कई जगह बना दिया गया है फोरम्स पे कि यही भाषा है। जावेद अख्तर साहब बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि भाषा शब्द नहीं है, भाषा सिंटेक्स है, क्योंकि शब्द तो बदलते रहते हैं। अब हिंदी भाषा के शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है, समोसा, अवतार, चाय। तो भाषा शब्द तो नहीं हो सकती, भाषा सिंटेक्स है और जब तक आप लड़की खा रहा था नहीं बोल रहे हैं तब तक आप ठीक है। तो जब तक हम बच्चों को ये बात याद दिलाते रहेंगे कि भाषा एक गुलदस्ता है फूलों का और उस फूलों के गुलदस्ते में अलग अलग शब्द, अलग अलग धारणाएं, अलग अलग भावनाएं आप सजाते रह सकते हैं और वो जो गुलदान है वो सिंटेक्स है। अगर आप उसको संभाल लें तो आप उसकी महक, उसकी खूबसूरती को पा सकते हैं। जब हम वो दायरा एक्सपैंड करेंगे मुझे लगता है कि भाषा अपने आप जो है वो महकेगी, खिलेगी। और कई बार तो ये होता है मनोज जी कि मैं अपनी सोशल मीडिया पर कोई हिंदी का शेर डालूं और उसके बाद लोग अब उसे ट्रांसलेट करने लग जाते हैं कि मतलब व्हाई डोंट यू राइट इन दिस इन इंग्लिश। तो
मुझे वही लगता है कि एक सफर तो हमें मापना जरूरी है। परसों या कुछ दिन पहले मैंने एक शेर डाला था कि तन्हा मुसाफिर सारा जहां है, घर से दूर घर कहाँ है। और कई सारे लोगों ने मुझसे कहा कि दीपक यू शुड हैव पुट दिस इन इंग्लिश। बट उन लोगों को ये बात कई बार इसका एहसास नहीं होता। किसी ने बड़े खूबसूरती से कहा है कि एक भाषा को समझने के लिए आपको कम से कम 2 भाषाएं आनी चाहिए, तभी आप उसको माप पाएंगे। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेखन करने का मौका मिलता है। दोनों भाषाओं में मैं जगल करता रहता हूँ, तो भाषा की खूबसूरती और समझ आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने इसलिए ये प्रश्न और पूछा था क्योंकि हम लोग यहाँ पे वीएचपी की तरफ से जी करीब 20 साल से ऊपर हो गए, 20 वर्ष से ऊपर हो गए हम लोग यहाँ हिंदी पढ़ाते हैं। और जी हिंदी यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड भी है एज ए थर्ड लैंग्वेज, तो बच्चों को उसके पॉइंट्स भी मिलते हैं। जी तो वाओ ये नहीं कि खाली वो इसीलिए सीखे। तो अभी जैसे आपने बताया कि भाषा इज लाइक फूलों का गुलदस्ता, तो बच्चे भी इस चीज को समझे कि फूलों का गुलदस्ता और एक अपनेपन का एहसास करवाता है जी भाषा। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं वो इस चीज को समझे कि क्यों हिंदी आवश्यक है और क्यों हम लोग हिंदी पे जोर दे रहे हैं। ठीक है, जी जी आगे जी बढ़ते हैं। जी प्रश्नों का सिलसिला मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फ्यूल। जी पूरे संसार में मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट से हजारों हजारों लोगों को फायदा हुआ है और आपने 17 वर्ष की उम्र में इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया था। जी हमें आपके इसके बारे में आप डिटेल में बताइए जरा, थोड़ा हम लोग डिटेल में सुनना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे क्या हम लोग भी इसमें कुछ योगदान दे सकते हैं या खाली हम इससे ले ही सकते हैं। जी प्रोजेक्ट फ्यूल जो परियोजना है, मैंने जैसे आपने कहा मैं 17 साल की उम्र में शुरू की। इसकी शुरुआत हुई मेरी जो माता जी हैं उनके जीवन से। मेरी जो माँ हैं उनको उनकी दादी ने जब वो 5वीं कक्षा में थी स्कूल से ये कहकर निकाल दिया कि घर की कोई भी लड़की लड़कों के साथ नहीं पढ़ेगी। आपको पता है उस हाँ, समय उस समय 1960s में ये एक अवधारणा थी। और जो मेरी माताजी हैं वो क्योंकि 8 भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी, तो सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम जो है उस सोच का उनको ही झेलना पड़ा। पर जब मैं बड़ा हो रहा था और मतलब उस परिवेश में उनके साथ था, तो वो अक्सर मुझसे कहती तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। मेरी बहन से कहती तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। और मैंने उनकी बात को कभी उस बात का यकीन नहीं किया, क्योंकि अगर आप में से कोई भी कभी भी मेरी माताजी से मिले तो आप जानेंगे कि शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल यू विल एवर कम अक्रॉस। शी इज ह्यूमरस, मतलब पिताजी से बहस हो और उनका तर्क दमदार ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा लगता है कि सालों से डिबेटिंग कर रही है। मेरे पिताजी ने आज तक कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जीता दोनों की बहस में। तो मुझे लगता है कि लगता था बड़े होते हुए कि इनको इतना ज्ञान कैसे है। पिताजी की तनख्वाह आज तक उनके हाथों में आती है और वो डिसाइड करती हैं कि कहाँ खर्च होगा, कितना बचेगा, किसकी शादी में कितना लगेगा, बच्चों की फीस। 2 बच्चों को आज के जमाने में बड़ा करना एक इट्स लाइक रनिंग एन एंटायर इज गोइंग फॉर एन एमबीए कोर्स। तो मैं कई बार इस बात से अचंभित रहता था कि उनको इतनी नॉलेज कैसे है। और मेरी माताजी ने 14 साल की उम्र में जब मैंने उनसे एक बहस में इस बात को पूछा कि आप झूठ कह रहे हैं कि आप स्कूल नहीं गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये सच है कि मैं स्कूल नहीं गई, पर ये भी सच है कि जीवन ही मेरी क्लासरूम है। जिंदगी जो कुछ भी मुझे सिखाती है मैं उससे बहुत मन लगाकर सीखती हूँ। और मेरे 14 साल के ज़हन में वो बात बहुत घर कर गई। मुझे लगा कि अगर ज़िंदगी मेरी माँ को इतना कुछ सिखा रही है, तो हर इंसान जो जी रहा है, वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। वो जानकारी मुझे कहाँ मिलेगी? और जैसा चंदर जी ने कहा कि आज की दुनिया में जो समझदार इंसान है, वो सबसे पहले यही कहेगा कि वो गूगल पे जाके गूगल करेगा। और मैंने टाइप किया नानी की जीवन की सीख, कुछ नहीं आया। मैंने टाइप किया बेस्ट फ्रेंड और उसके पिताजी का नाम जो कि थोड़े मशहूर थे, कुछ नहीं आया। और मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी हुई ये सोच के कि कितने लोग दुनिया में जो अमीर या फेमस, रिच एंड फेमस नहीं है, उनको उनके ज्ञान को कोई और कभी मतलब सराहा नहीं पाएगा या उसे अपना नहीं पाएगा।
तो इसलिए मैंने ये जोखिम जो है वो खुद पर ले लिया कि दुनिया में 7 अरब की जनसंख्या है, और अगर हर इंसान सिर्फ एक लाइफ लेसन भी बांटे किसी से, तो हमारे पास 7 अरब जो है लाइफ लेसन्स होंगे। तो मैं उस मुहिम के तहत 17 साल की उम्र से लोगों के जीवन की शिक्षाओं को इकट्ठा कर रहा हूँ। आज सौभाग्य है कि इतने लंबे सफर के बाद ये अपने आप में एक मानी गई पेडागोजी है। कंट्रीज लाइक बेल्जियम, नेपाल, यहाँ पिट्सबर्ग में दे हैव अडॉप्टेड द मेथोडोलॉजी, जहाँ वो आम लोगों के जीवन की शिक्षा को अब स्कूल के करिकुलम्स में पढ़ाते हैं। We have worked with governments, I have written books. तो it's been an amazing experience। करीबन 4-4.5 लाख लोगों को करीबन 30 से ज्यादा लोगों देशों में हम पढ़ा चुके हैं, काम कर चुके हैं। और अब स्कूल्स में ये जो है प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं वर्ल्ड ओवर। सो मूल यही है कि आप किसी के साथ बैठें और उनसे पूछें कि जिंदगी ने आपको क्या सिखाया है। और मैं तो विश्व स्तर पर कर रहा हूं, पर अगर आप घर पे अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ भी बैठकर ये सवाल पूछें, तो आप इतना कुछ उनके बारे में जान सकते हैं। और क्योंकि आपने कहा बच्चे भी जुड़े हुए हैं आज के हमारे सेशन में जो हिंदी सीख रहे हैं, उनके माता पिता से और बच्चों से मैं खासकर कहूंगा कि आपका जो विवेक है वो उम्र से बंधा हुआ नहीं है। मैंने अगर 13-14 सालों में इस काम के कुछ सीखा है तो वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि उम्र के साथ जो है आपके एक्सपीरियंसेस के साथ आपका विवेक बढ़ता है, आपका विजडम बढ़ता है, बट दैट इज अ मिथ। Oscar Wilde said it best when he said, sometimes wisdom comes with age, but sometimes comes only age। तो मैं ऐसे भी 5 साल के बच्चों से मिला हूं जो बहुत ज्ञानी है, और मैं ऐसे भी 108 साल के व्यक्ति से मिला हूं जिनके साथ मैं बैठ के सोचा बस पूरी जिंदगी में आपने यही सीखा, इतना द्वेष, इतनी वो इग्नोरेंस थी रिलीजन को लेकर। तो आखिरी इस सवाल के जवाब में जो मैं एक बच्चे का लाइफ लेसन मनोज जी शेयर करना चाहूंगा, वो बेल्जियम में पिछले साल में पढ़ा रहा था। तो उसने मुझसे कहा, मैंने कहा अपने जीवन में क्या सीखा है। उसका नाम अब्दुल था और वो 6 साल का था, और उसने कहा, बिफोर यू लर्न हाउ टू राइड अ बाइक, लर्न वेयर द ब्रेक्स आर। तो आप सोचिए 6 साल के बच्चे ने बाउंड्रीज से रिलेटेड इतनी खूबसूरत बात हमसे कही। बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोजेक्ट, मेरे ख्याल इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी लोगों को पता भी होगा, और मुझको भी पता था इस प्रोजेक्ट के बारे में। और आप काफी एक डिफरेंट टाइप की चीज थी। जैसे लोग बोलते हैं ना कि खाली किताबी पढ़ाई जो एक होती है वही सारी कुछ संपूर्ण नहीं होती। किताबी पढ़ाई के अलावा जो आप प्रैक्टिकली जो जीवन में आपके गुजरता है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है जी। उसके लिए आपको बहुत बड़ा होने की भी जरूरत नहीं है। आप छोटे होके बच्चे भी सीखते हैं कि क्या वो कर रहे हैं अपने जीवन से, उनको भी सीखने के लिए मिलता है। तो ये चीज 2 अलग-अलग चीजें हैं। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप पीएचडी करें तभी आपको सारी चीजें पता चलेंगी। आप और मुझे तो लगता है मनोज जी कि हर इंसान अपने जीवन पर पीएचडी कर ही रहा है। मनोज मिश्रा अगर हाइपोथेसिस हैं तो आपसे बेहतर उस रिसर्च को कौन जानता है? या चंदन मेहता जी या विपिन सागर जी अगर ये अपने ही जीवन का रिसर्च है तो उससे बेहतर उन्हें कौन जानता है? और उस रिसर्च का कुछ ना कुछ कंक्लूजन, कुछ ना कुछ हेंस प्रूफ तो होगा ही। और आई थिंक आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही। कई बार जो हमारे कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम के दायरे हैं उनमें वो चीजें नहीं सिखाई जाती जो हमें जीवन में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप किसी से खूबसूरती से अलविदा कैसे कहें, ये हुनर किस सब्जेक्ट में सिखाया जाता है? मतलब मैं कितनी बार लोगों के दिल टूटते हैं, कितनी बार ट्रांसफर होता है, बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हैं, कॉलीग्स छोड़ते हैं, आप अलविदा कैसे कहेंगे? किसी के लॉस पर, किसी की कुछ किसी भी सिचुएशन में जो बहुत ग्रिम है, आप किसी को सांत्वना कैसे दे, ये तो स्कूल हमें नहीं सिखाता। तो ये सब चीजें हमें सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां इसकी आज कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत सही आपने बोला है कि आपके हर मनुष्य अलग अलग सिचुएशंस से गुजरता है, और उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से किससे आप कैसे बात करनी है। एक वही आदमी है जिससे आप रोज मिलते हैं, बट सिचुएशंस डिफरेंट है।
तो आप जी। कैसे उससे बात करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस पे? ये कहीं किताबों में नहीं लिखा होता, या आपको जीवन में अपने एक्सपीरियंस या लोगों को देख के आपको पता चलता है। जी। दैट इज इन अ वे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो। यस। यस, थैंक यू दीपक जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक टोटली डिफरेंट टॉपिक लेते हैं। उसमें है कि मुझे, आप एक अच्छे लेखक हैं और आपके गानों को अमिताभ बच्चन जैसे महान अभिनेता ने आवाज भी दी है। जी। वैसे मुझे ये भी पता है कि आप एक्टिंग भी आपने की है, जी। और फिल्मों में भी और सीरियलों में भी। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या ये आप आपकी कविताएं थी जो गानों में बदल गईं, या आपको फिल्मों में गाने लिखने के लिए बुलाया गया और आपने स्क्रिप्ट पे बेस अपने सॉन्ग्स लिखे, जी। और आप वाह! कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आए? वाह! ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि मैं देहरादून में पला-बड़ा और मेरे परिवार के मतलब किसी भी जनरेशन का कोई भी इंसान फ़िल्म इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा हुआ। मैं पहला पहला शख्स हूँ इस लेगेसी में जिसने बॉलीवुड में भाग लिया है। पर मनोज जी, जब मैं देहरादून में बड़ा हो रहा था और ना मेरे पास म्यूज़िक बैंड था, ना कुछ कोई फ़िल्म कंपोज़र या डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर का नंबर था, तो मुझे कहीं अंदर से एक भावना हमेशा आती थी कि मैं एक दिन गीत लिखूंगा। कविताएं मैं थोड़ी बहुत लिखता रहता था, पर मुझे लगता था कि एक दिन मैं गीत लिखूंगा फिल्मों के लिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो अंदर की आवाज इतनी सशक्त थी कि मुझे लगता था कि मुझे खुद को ट्रेन करना शुरू कर देना चाहिए। ये मैं आपको क्लास 10th की बात बता रहा हूँ। और मुंबई का कहीं नामो निशान नहीं था, स्कूल की जिंदगी थी छोटे शहर की, और मेरे घर से स्कूल का सफर 1 घंटे का था बस में, स्कूल बस में। और स्कूल बस में AIR FM रेनबो जो है वो रोज सुबह बजता था। तो मैं ये सोचकर कि आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं मुझे लिखने पड़ेंगे गीत, पता नहीं किस जिज्ञासा से या किस धारणा से, मैं रेडियो पे बजने वाला पहला गीत रोज सुबह स्कूल बस में लिया करता था, अपने कान बंद करके उसके शब्द हटाया करता था और उसमें अपने शब्द पिरोया करता था। तो आज जब मैं लिरिक्स राइटिंग वर्कशॉप्स करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से अक्सर यही कहता हूँ कि आपको बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर या म्यूजिक स्कूल की जरूरत नहीं है। कोई अपना मनपसंद गीत लीजिए, उसके शब्द हटाइए और उसमें अपने शब्द पिरोइए और गीत नए ढंग से बनाइए, ये आपकी ट्रेनिंग होगी। मैंने ये काम, आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम 3000 से ज्यादा गानों पे किया होगा, घर में, स्कूल जाते हुए। तो जैसे एक गीत है पहला नशा, मुझे मेरे ख्याल से आप सबने सुना होगा। तो गीत था कि अगर उसकी धुन ली जाए तो है कि तरराररा 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 ताररारा। तो क्लास 11वीं में मुझे याद है मैंने लिखा था कि दिल ने कहा, दिल ने सुना, जो था कहा सा अनकहा, कह के भी जो ना सुना और सुन के जो ना कहा मेरे खुदा। और धुन वही है और शब्द नए हैं। तो जब मैं मुंबई पढ़ाई करने के लिए आया 2009 में, और एक्टिंग, आपने जैसे कहा, मैंने सफर एक्टिंग से शुरू किया, तो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने का मौका मिला। संदेश शांडिल्य जो भारत के अमेजिंग म्यूजिक कंपोजर हैं, सूरज हुआ मध्यम और आओगे जब तुम हो साजना जैसे, पिया बसंती जैसे गीतों की रचना उन्होंने की है। तो उनसे जब मुलाकात हुई, तो क्योंकि मैं 17-18-19 साल का था, और तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये गीत आपने, ये जो कविताएं आप पढ़ रहे हैं, ये आपने लिखी हैं या आपके पिताजी ने लिखी हैं? तो उनको कन्विंस किया मैंने कि मैंने ही लिखी हैं। और मेरी पहली फिल्म जो थी वो उनके साथ थी, माझी द माउंटेन मैन, केतन मेहता जी की। और वहां से सफर शुरू हुआ गीतों का। तो अब मेरे ख्याल से मनोज जी, यहाँ मुझे मेरे ख्याल से पोएट्री आप जितना कहना चाहते हैं आप वो कह सकते हैं। गीतों का दायरा ये हो जाता है कि एक धुन होती है और धुन में बंधा हुआ आपको लिखना होता है, और फिर उसमें कई सारे और पैरामीटर्स होते हैं कि आपका कैरेक्टर जो है वो कौन सी भाषा बोलता है। अब जैसे माझी द माउंटेन मैन में मैंने कोशिश की कि मैं भोजपुरी शब्दों का इस्तेमाल करूं, थोड़ी सी जो है वहाँ उस गाँव की, उस क्षेत्र की जो एक खुशबू है वो गीत में आए। तो गीत था कि ओ गहलोर की गोरिया चलीबू हमरे संग हो, तोहरी खातिर रची बे डगरिया पहुंचे वजीरगंज हो। तो चलीबू जो है,
चल हमारे संग हो की बजाय वो चली बू हो गया, और ये छोटी छोटी चीजें। पर फिल्मों के लिए गीत अक्सर धुन में बांध के लिखता हूँ मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, और कविताएं जो हैं वो तो और प्लेन है और मतलब उससे परे हैं। बहुत अच्छा। तो नहीं, मेरे अंदर भी जिज्ञासा थी कि कैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में वहां पे कैसे पहुंच गए। जी 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 जी। तो अगला प्रश्न जो आप कविता पे ही बोल रहे थे, तो उसी पे है हमारा कि आप एक अच्छे पोएट्री राइटर हैं और जी आपकी पहली कविता संग्रह पुस्तक है, इतना तो मैं समझ गया हूँ। जी। क्या मैं आपसे आग्रह कर सकता हूँ कि आप अपनी एक कविता हम सबको अपनी आवाज में सुनाएं? जी बिल्कुल। और मैं, चलिए आपको ये सुनाता हूँ जिसका नाम है दोनों खिड़कियां। और इसमें मेटाफर खिड़कियों का है, पर बात आप सुनेंगे तो जानेंगे कि हाँ, बहुत दूसरे स्तर की भी है। वो दोनों खिड़कियां जुड़वा बहने हैं, वो दोनों खिड़कियां जुड़वा बहने हैं, और दोनों को इसी बात से तकलीफ है। बचपन से आज तक झगड़ा खत्म नहीं हुआ दोनों का, मसले किस तरह बढ़ते गए हैं पूछिए मत। हर छोटी बात पे लड़ती हैं। घर की मालकिन अगर पहना दे किसी एक को नए पर्दे, तो दूसरी सारा दिन सिसकियां भरती है, कुड़ती है। हवा से शिकायत करती है और खड़खड़ा कर कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है। वहीं दूसरी मामला शांत करने की बजाय रेशमी फ्रॉक सा उड़ाती है वही पर्दा, उसी हवा के सहारे औज मौज करती है, उसे और चढ़ाती है। पर दोनों हमेशा से इतनी लड़ाकू नहीं थी। 4 बरस पहले जब गली के किसी बच्चे की गेंद जा लगी थी एक को, तो दूसरी की जान हाथ में आ गई थी। बड़ी डांट लगाई थी उसने, सबको बहुत कोसा था। फिर शरारत के नाम पर पिछली दिवाली सरक कर चुपचाप पैरों के नीचे से धाड़ से गिराया था पुताई वाले को। कुंडियां बजाकर दोनों खूब हंसी थी। अब यही याद करेंगी एक दूसरे के बारे में जैसे ही सावन गुजरेगा। सुना है घर वाले एक को तोड़कर दरवाजा बना रहे हैं, एक को विदा कर रहे हैं। लॉन में आना जाना आसान हो जाएगा, बड़ी मालकिन कह रही थी पड़ोसी से, और शायद हो भी जाए सहूलियत। पर अकेले उस लॉन को ताकना बड़ा मुश्किल होगा उस दूसरी जुड़वा खिड़की के लिए। रिश्ते कितने ही कड़वा क्यों ना हो, उनके जाने के बाद हर चीज पहले सी नहीं रहती। रिश्ते कितने ही कड़वा क्यों ना हो, उनके जाने के बाद हर चीज पहले सी नहीं रहती। बहुत अच्छा, बहुत 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 बढ़िया। और मुझे पता है कि आप पोएट्री करते हैं, तो जी इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपसे किया कि लिखने के अलावा आप पोएट्री बोलते भी हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अपने जो लोग आज उपस्थित हैं उनको इस थोड़ा आपको लाइव सुनने का मौका मिले। जी हमारा जो यहाँ पे अभी मैंने जैसे बोला कि काफ़ी हिंदी क्लास के बच्चे उपस्थित हैं, जो हमारे हिंदी क्लास में बच्चे हैं वो 8 से लेके 18 साल तक के हैं। जी तो काफ़ी युवा लोग बच्चे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उनको कुछ मार्गदर्शन करें कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपनी लाइफ़ को लेते हुए थोड़ा-सा अगर आप उनको बताएँ। क्योंकि आप अभी भी यंग हैं, 17 साल में आपने प्रारंभ किया और अभी आपकी आयु 29 वर्ष है, 29 जी 9 इयर्स। जी। तो इतनी कम स्पैन ऑफ टाइम में आपने इतने सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं। थैंक यू। तो क्या आपके पास पीछे फ़ोर्स क्या थी आपकी? तो थोड़ा-सा आप गाइड करें हमारे बच्चों को जो यहाँ पे उपस्थित हैं। जी। अ, मेरे ख़्याल से वैसे तो बच्चे आजकल सबसे ज़्यादा समझदार हैं हम सबसे। पर मैं अपने अनुभव से जो जो सुन रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें मैंने जीवन में बहुत अ, अच्छे से अपने अंदर घोला है और उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। पहला जो है, पहली जो सीख है वो ये है कि ओन योर स्टोरी। अपनी कहानी पर गर्व कीजिए। आप जिस परिवार से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस धारणा से आते हैं, उस पर अगर आपको फ़क्र नहीं है, तो आप हमेशा अपने आप को छोटा, कम या कमज़ोर महसूस करेंगे।
किसी भी पड़ाव पर। मैं बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। जैसा मैंने आपको कहा, मेरी माताजी जो हैं वो स्कूल नहीं पूरा कर पाई। पिताजी जो हैं वो भारतीय सेना में शेफ हैं। तो बहुत लिमिटेड परिवेश में, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के साथ मैं बड़ा हुआ। पर जो सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में चीज अवेलेबल थी, वो था गर्व अपनी संस्कृति, अपने कल्चर पर। और मेरा कल्चर तो पहाड़ी है। भले ही माँ को इंग्लिश के प्रोवर्ब्स नहीं आते थे, पर गढ़वाली में ऐसे ऐसे ताने माँ सुना देती थी कि वो मुहावरे मुझे अब मुंह मतलब जबानी याद है। कहती थी कि पानी का धारा अगर आग लगली तो बुझौनी की ना। मीनिंग कि अगर पानी के धारे पर, पानी के नल को आग लग जाए तो तुम उसे बुझाओगे किससे। और ये जो एक एक सीख थी माँ की, वो मेरे जहन में बहुत इस तरीके से बसी कि मुझे लगा कि मेरा पानी का धारा तो मेरी कहानी है, वो परिवेश है, वो अनुभव है जो मैं संजो रहा हूँ। और अगर मैं इन्हीं को नकारूंगा तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो मैंने जब उनको अपनाया, उन पर फक्र किया, तो आज मैं विश्व भर में उन्हीं कहानियों को लोगों से साझा करता हूँ और बहुत प्यार पाता हूँ। तो पहला है ओन योर स्टोरी। दूसरा है कि आपका हुनर आपको तोहफे में नहीं सौंपा गया, आपको जिम्मेदारी के रूप में परोसा गया है। तो आप जब इस डिफरेंस को समझेंगे तो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस करेंगे, दैट योर टैलेंट इज नॉट योर गिफ्ट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बहुत स्कूल में बहुत कम रूम में समझ लिया था कि मेरी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं, मैं शब्द के साथ खेल सकता हूँ, शब्द को बुन सकता हूँ। तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने अपना लेखन और भाषा से अपना जुड़ाव सिर्फ अपनी जॉब तक नहीं सीमित रखा, बल्कि उसे एज अ पोएट, एज अ राइटर, एज अ स्क्रीन राइटर भी नर्चर करने की कोशिश की। और वो जिम्मेदारी किसी और ने मुझ पर नहीं सौंपी, वो जिम्मेदारी मैंने खुद पर जो है लाजमी की है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक हुनर है और आप जैसे अगर आप अच्छी पेंटिंग करते हैं और आप उसको जिम्मेदारी के रूप में नहीं लेते, तो आप बहुत मूडी रहेंगे उसके बारे में। आप वो कहेंगे अगले संडे कर लेंगे, या अगले संडे से अगले संडे कर लेंगे। पर अगर आप जिम्मेदारी के रूप में अपने हुनर को समझते हैं, तो आप हर संडे या हर दिन थोड़ा सा समय निकालेंगे उसे और निखारने के लिए। और मेरी ये जो पुरजोर कोशिश रही इतने सालों में, आज मुझे लगता है किताबों के रूप में उस कोशिश को, उस जो एक तरीके से रिश्ता मैंने बनाया अपने हुनर के साथ, वो आज निखर रहा है। बहुत लंबा सफर तय करना है मुझे, पर कहीं आगे मैं जो पहुंचा हूं उससे मैं आपसे बांट रहा हूं। और आखिरी जो मैं आपसे बात कहूंगा वो ये है कि सबसे खूबसूरत बात एक मनुष्य होने की है कि हम भाषा, जैसे टोनी मॉरिसन जो नोबेल प्राइज विनर हैं लिटरेचर में, उन्होंने कहा कि वी आर ह्यूमंस एंड वी डू लैंग्वेज। हम भाषा कहते नहीं, हम भाषा करते हैं, क्योंकि भाषा एक एक्शन है, एक एक्ट है करने का। तो जब आप हिंदी को सिर्फ एक ग्लैमर या एक एडिशनल टूल के रूप में देखेंगे तो वो सिर्फ वही रहेगी। पर जब आप भाषा को एक जैसे मैंने कहा एक गुलदान के रूप में देखेंगे, सूरज की धूप की तरह देखेंगे, पानी की बूंदों की तरह देखेंगे, तो वो और ज्यादा अर्जेंट और वो और ज्यादा नेसेसरी आपको लगने लगेगी। और क्योंकि आप सब हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, मैं उम्मीद करता हूं जब मैं वहां आऊं तो मैं एक बहुत डिटेल्ड हम लोग भाषा के साथ कैसे खेल सकते हैं वो सेशन करूंगा, जो मुश्किल है वर्चुअली 1 घंटे में करना। पर आप अगर कहीं भी आपके मन में शंका है कि हिंदी क्यों हम पढ़ रहे हैं या इससे क्या मुनाफा होगा अगर हम नॉर्वे में रह रहे हैं, तो मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी एक नई किताब आई है जिसका नाम है जीवन के 50 महत्वपूर्ण सवाल। और किताब का जो शीर्षक है वही किताब है। मैंने 3000 जीवन के मुश्किल सवालों को इकट्ठा किया करीबन 1.5 साल तक। अफगानिस्तान में मैं एक बार पढ़ा रहा था, वहां किसी एक लड़की ने मुझसे कहा कि जीवन जो है, लाइफ इज नॉट अबाउट गिविंग इजी आंसर्स, इट्स अबाउट आंसरिंग टफ क्वेश्चंस। तो उस बात ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि व्हाट आर टफ क्वेश्चंस एंड हु इज आस्किंग देम। तो मैंने उन्हें इकट्ठा किया और उन 3000 सवालों में से 50 सवालों की ये किताब है। और उसमें एक सवाल है, अगर आपका जीवन मौसमों की तरह है तो ये समय आपकी जिंदगी का कौन सा मौसम है? इफ योर लाइफ इज अ साइकिल ऑफ सीजन्स, विच सीजन आर यू इन राइट नाउ? और जब मैं इसका चैप्टर लिख रहा था, मनोज जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बस वो एक एक्सर्प्ट पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल।
कि भाषा ने इस सवाल को समझने में मुझे कितनी मदद की। हड्डियों को कंपकपाने वाली ठंड, पतझड़ का महीना जब पेड़ों से पत्ते गिर रहे होते हैं, लोगों को भूल जाने की कोशिश, लेकिन जल्द ही आने वाली बहारों के मौसम की खुशी, बर्फ की गुफा में अलाव जलाने की प्रतीक्षा, मनमौजी मॉनसून की बौछारें, गर्मी के महीने की उदास दोपहरी, जून के महीने की तपतपाती गर्मी, चमकती धूप और आसमान से गुजरते हुए बादल, नई संभावनाओं को लेकर आता हुआ वसंत, रूमानी प्यार की धार, बेतरतीब चीजों के ऊपर अनुशासन डालता अनिश्चितता और चिंताओं का भरा तूफान, सर्दी के मौसम की हल्की सी ठंड के बीच बदलाव की उम्मीद, पतझड़ के आने के पहले बीते हुए मौसम की यादें, नई कोम्पलों के खिलने की निर्मलता या झड़े हुए पत्तों की स्वीकृति, सौंदर्य से सराबोर ईश्वरीय रूप या नए रंगों का उदय, शायद सर्दी का मौसम या नर्क सा दिखने वाला पतझड़ का महीना, सुनहले आसमान में चमकते सूरज से मिली चमकीली धूप से पैदा हुई पसीने की बूंदें, या परेशान करने वाली बर्फीली हवा के झोंके से लाल हुआ चेहरा, मई महीने की तेज हवा या जनवरी की गहरी धुंध, किसी के द्वारा बचा लिए जाने की उम्मीद या बिखर जाने का आनंद, अगस्त के महीने में बेवक्त होने वाली तीखी अजीब सी बारिश या सितंबर की सपनों जैसी दोपहरी, दुविधाओं के बादल से घिरा मन या उम्मीदों के अंधेरे में फूलती सांसें, लगातार हो रही बारिश का सामना या मूसलाधार बरस रहे पानी में भीगना, वसंत की हरियाली या पतझड़ का महीने का हल्का पीला मंजर। अगर आपका जीवन मौसमों के चक्र की तरह है, तो अभी का वक्त आपकी जिंदगी का कौन सा मौसम कहलाएगा? तो ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि देखिए, भाषा की जो गहराई है और भाषा की जो अबंडेंस है, वो इतनी है कि आप एक पूरा इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं एक पेज पर, भाषा के उन शब्दों से और उसकी उसकी जो इमोशंस हैं उससे। बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया इस चीज को, और मैं आशा करता हूं कि जो 3 पॉइंट आपने बताया वो हमारे बच्चे जो इसमें शामिल है प्रोग्राम में, वो ध्यान रखेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। जी, आगे बढ़ते हैं। To strengthen and showcase the wisdom of rural communities, you started a project called Wise Wall 2017 in 2017. जी, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया? जी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए हम लोगों को। जी। मैं इसको पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये आपसे जरूर पूछूंगा मैं। जी, मुझे लगता है ये आई थिंक वी शुड डू दिस इन ऑस्लो आल्सो, मनोज जी, समवेयर इट विल बी ब्यूटीफुल टू पेंट। मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम वाइज वॉल प्रोजेक्ट फ्यूल का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत आर्ट जो है, वी यूज आर्ट एज अ टूल टू एम्पावर रूरल कम्युनिटीज। वी अडॉप्ट विलेजेस and then we collect life lessons and stories of every single house and every family member, और उनके जीवन की स्टोरीज और उनकी कहानियों से प्रेरणा लेकर वी पेंट द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ देयर हाउस लाइक अ पेंटिंग। तो अब तक 2 गांव जो हैं उत्तराखंड में हमने एज अ वाइज वॉल्स क्रिएट किए हैं, और जो पहला गांव है 2017 में जिसकी मनोज जी ने बात की, उसका नाम सौड़ है। 600 साल पुराना ये गांव है, और यहाँ पलायन की बड़ी प्रॉब्लम है, माइग्रेशन इज अ बिग चैलेंज। ये गांव, इसे गोस्ट विलेज डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि आउट ऑफ 200 फैमिलीज दैट यूज्ड टू लिव इन दिस विलेज, नाउ ओनली 12 रिमेन बिहाइंड। और क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूँ और पहाड़ी हूँ, तो मुझे इस बात से बड़ी चिंता थी कि हम कैसे अपने कल्चर को, हम कैसे रिवर्स माइग्रेशन को जो है उस प्रोसेस को सटीक करें। तो इसलिए मैंने और मेरी टीम ने उन पूरे 200 परिवारों को विश्व भर में ढूंढा जहां जहां वो माइग्रेटेड होके जा चुके थे, और करीबन 1 साल ये लगा हमें करने में। और फिर हम उनके जो बंजर और खंडर घर थे उन गाँव के, उनमें हमने 1.5 महीने तक वहां गाँव में रहकर वो पेंटिंग की उन बचे हुए 12 परिवारों के साथ। और मुझे बहुत खुशी है आप सबसे बांटते हुए कि उस प्रोजेक्ट के तहत और उस प्रोजेक्ट के बाद कई सारे लोगों ने अपने घर वापस खरीदे गांव में। हर साल अब एक वहाँ एक फेस्टिवल होता है
जहाँ गांव के अलग अलग पलायन कर चुके परिवार वापस आते हैं, देवी की पूजा होती है, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कंप्यूटर और डिजिटल साइंस का प्रोग्राम चलता है। तो अब गांव एक तरीके से फिर जागृत है, फिर कम्युनिटीज जो है वो एक साथ जी रही हैं। और आप सबसे कम्युनिटी का मतलब कौन बेहतर जानेगा, एक दूसरे देश में अपनों के बीच रहने का एहसास एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एहसास है, कि कोई आपको जानता है, समझता है, और आपकी खामोशी को भी। मनोज जी, आपने शुरुआत में पूछा था कि हिंदी जो है वो विदेशों में उसका उपयोग क्या है। मेरे ख्याल से हम जब सांस भी हिंदी में लेते हैं तो दूसरा जो भारतीय देश से बाहर है वो समझ जाता है क्योंकि वो रिदम में लेते हैं, और वो रिदम हमें भाषा की खनक से मिलती है, और क्योंकि हम हिंदी बोलते हुए बड़े होते हैं और काफी उसको समझने और सुनने की कोशिश करते हैं गीतों में, तो मुझे लगता है हमारी सांसें भी उस रिदम में चलती हैं। और मैं तो क्योंकि म्यूजिक करता हूँ तो मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि जितने हमारे सिंगर्स हैं वो भाषा की उसी लय को गाने की कोशिश करते हैं जब शब्द नहीं होते गीत में। तो उस प्रोजेक्ट के तहत हमने पहला गांव सौड़ पेंट किया, दूसरा खाती जो कि ग्लेशियर में गांव है, पिंडारी ग्लेशियर में उत्तराखंड में, और अभी जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वो मसाई ट्राइब के साथ है। आप सबने मसाई का नाम सुना होगा, तांजानिया और केन्या में। तो उनके गांव के साथ मैं काम कर रहा हूँ। वहाँ की महिलाएं आज भी 9 घंटे चलती हैं पानी के लिए। और जब मैं पहली बार 2018 में गया था अपने रिसर्च के लिए, तो मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि एक महिला को 9 घंटे सिर्फ पानी एक कैन पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो पिछले 2 सालों में मैंने बहुत सारे लोगों की मदद से वहाँ एक वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट और एक स्कूल और एक कम्युनिटी सेंटर बनाया है अपनी टीम के साथ। और आने वाले मार्च में हम उसे पेंट करेंगे उनकी कहानियों के साथ, और आप सब उस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। मैं मनोज जी को लिंक भेज दूंगा, आप आके पेंट भी कर सकते हैं हमारे साथ। गुड। तो अभी मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा भी और आगे चलूंगा। आप कई सारे फील्ड में आप काम करते हैं, जैसे एज एन एजुकेटर, जो फ्यूल प्रोजेक्ट है आपका बेसिकली, जी, एज ए राइटर, एज ए लिरिसिस्ट, परफॉर्मिंग पोएट एंड आर्टिस्ट। इसके अलावा यू आर ए वेरी गुड स्पीकर एज वेल। थैंक यू। Tribal village in Tanzania to United Nations headquarters in New York. जी. And you also feature as a TED speaker and address audience in UNESCO. So you are a very good speaker. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने सारे उसमें है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे अच्छा इसमें से क्या लगता है? जी. ये आपके लिए मेरे ख्याल से टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन सबसे अच्छा आपको इसमें से क्या लगता है? मेरे लिए मनोज जी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है जब भी मुझसे कोई ये सवाल पूछता है कि आप कैसे चुनेंगे कौन सा जॉब ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि मैं आई एम अ पोएट एंड आई थिंक ट्रूली मुझे मतलब मैं चाहे वो प्रोजेक्ट फ्यूल का काम करता हूँ या गीत हो या एज अ गेस्ट लेक्चरर या एज अ काइंडनेस एम्बेसडर टू यूनेस्को, मुझे हर उसमें लगता है कि मैं एक कवि हूँ और मैं जीवन को एक कविता के रूप में जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं जीवन को कविता के रूप में जीने की कोशिश करता हूँ तो लोगों से संवाद बेहतर होते हैं, अनुभव जो है उनको क्योंकि एक कवि का काम ही है नई एक्सपीरियंसेस को बड़ी सादगी से पिरोना। तो मैं जितने नए एक्सपीरियंसेस उनकी खोज में लगा रहता हूँ। एंड मार्क नेपो का बड़ा खूबसूरत एक कोट है दैट आई लाइक बी द पोएम। तो अब आज तो कवि हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जीवन काल में कुछ इतना काम कर सकूं कि कविता बन जाऊं। और उससे गुजरते हुए मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा यकीन है कि जिस पथ पर मैं हूँ उसमें शायद कवि होने ने मुझे सबसे ज्यादा एक तरीके से मतलब प्यार दिया है लोगों का और जोड़ा है बहुत सारे लोगों से। मेरी नानी एक बड़ी खूबसूरत बात कहती थी, वो कहती थी अगर तुम सिर्फ कवि तब हो जब तुम कलम उठाओ तो तुम बहुत ही कमजोर कवि हो, पर अगर तुम कवि तब भी हो
जब तुम सड़क पर चल रहे हो और सामने बड़ा खूबसूरत सा सनसेट है और तुम्हारे साथ कोई चल रहा है और तुम उसका ध्यान खींचने के लिए बोलते हो अरे वो सनसेट देखो, तो तुम कवि नहीं हो। अगर तुम उसे इस तरीके से कन्वे कर सको कि आपने कविता कह दी उस सूर्यास्त को देखते हुए या उस फूल को महकते हुए, तो आप कवि हैं। तो मुझे उस बात से भी मुझे याद है कि मुझे एक अच्छा कवि बनना है, और चाहे वो संवाद में हो चाहे वो लेखन में हो। तो शायद ये जवाब होगा। वैसे बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो जहां मैं पढ़ाने जाता हूँ वो अगर इस कलम के सेशन को देखेंगे तो मुझे जरूर डांट पड़ेगी। बोल दीजिएगा, मेरे ऊपर डाल दीजिएगा, उन्होंने ऐसा प्रश्न ही पूछ दिया था कि क्या करें। डन। लेकिन इतनी कम आयु में, इतने कम समय में आपने इतनी ज्यादा सफलताएं अर्जित की हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत सारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है आप, इन अ वे। थैंक यू। तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं, आप बहुत जल्दी कवि से कविता बन जाएं। No one gets a sudden rise, not even the sun. It Yes. takes time to rise to the peak of success. Just keep your efforts going and be positive. Thank you. Thank you very much. आपने इतना टाइम दिया, आप आए हम लोगों के बीच में, खासकर जो हमारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए आपने जो गाइडलाइंस या गाइड किया जिस तरीके से, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत जल्द ही मैं आशा करता हूँ कि आप हौसलों में आएंगे। जी, बिल्कुल, मैं भी उम्मीद करता हूँ, और सबको आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रभा खेतान फाउंडेशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोरोना काल में भी इतनी खूबसूरत महफ़िल जो जमाने का श्रेय है वो आप सबको जाता है, और जो बच्चे सुन रहे हैं उनसे तो मैं खासकर ये बात कहूँगा कि अपनी उम्र को कभी भी अपनी लिमिटेशंस ना बनने दें। I was teaching at 17, I was a lyricist at 18, I was a published writer at 21, and by 25 I was the kindness ambassador to UNESCO. और ये जो टाइटल्स हैं इनका महत्व तभी है जब आप इन टाइटल्स के पीछे का काम करने के लिए तैयार हैं। सो डोंट लेट एनीबॉडी टेल यू कि सिर्फ एक चीज करनी है। Really try and experiment as many things. You will be surprised. I use my songs in my classrooms when I go to teach. When I was teaching in Nepal post the earthquake, or a lot of kids had lost their homes, their parents, their family members in that earthquake. I could not go inside and say, I'm going to teach human wisdom. So what I do generally is I take a song, which is a folk song, I memorize that song, and I go into the classroom and I sing the song. For example, in Nepal, it was Vari Jamuna, Jamuna ko bheday ma manokamna, कसको छोरा कसको छोरी, और गीत है पूरा। और बच्चों के साथ जब आप ये गीत गाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपका सुर गलत है, आपकी प्रोनाउंसिएशन ऑफ देयर लैंग्वेज गलत है, और एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें आप धीरे धीरे उनके साथ घुलेंगे, उनका विश्वास जीतेंगे। सो किड्स and whoever is listening, don't let anybody tell you that you can only do one thing. Do as many things and then surprise people on how you club those different things together. And I really look forward to meeting you all in person, and then we'll have more fun and write poetry together. Yes, definitely we will do. And अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में स्टार्ट करना चाहूंगा। मानसी, will you take it? Yes, please. Deepak ji, there is one question which Vani Khanna would like to ask you. So I would request her to unmute, please. Hello, मेरा नाम वानी और मैं एक हिंदी स्टूडेंट हूँ, और बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आपसे। तो आपने फ्यूज शुरू किया था जब आप 17 थे, तो कौन से ऑब्स्टिकल्स कौन से चैलेंजेस थे शुरू करने में, और आपने क्या सीखा उन चैलेंजेस से? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। मुझे लगता है कि सबसे पहला चैलेंज तो था दैट नोबडी टुक मी सीरियसली। मैं 17 साल का था और 14 साल का दिखता था, और मेरी आवाज बहुत पतली थी, अब तो फिर भी थोड़ा सा एक वजन है आवाज में, बट आई साउंडेड रियली लाइक अ किड और अ गर्ल, एंड नोबडी
and I was teaching a subject like human wisdom. मतलब अगर आप wisdom सिखा रहे हैं 17 साल की उम्र में और 14 के दिख रहे हैं और आपकी आवाज 10 साल के बच्चे की है, तो मेरे ख्याल से there are a lot of checkpoints जो कि लोग विश्वास नहीं करेंगे. So you would not believe, a lot of people thought that I am the son of the professor who's going to teach. तो कई बार मैं हरियाणा या कोडाई कनाल में पढ़ाने जाता था, और क्योंकि they always communicated over email, they could never believe that I was going to be the educator for the room. And they would tell me, please sir, it's okay, we will record your video, we will not put it out, please don't go, if they don't like you they will beat you up. तो इस तरीके के कई सारे बहुत extreme reactions मुझे सीखने को और देखने को मिले. The other obstacle was that nobody was really willing to risk giving me an opportunity. And so I had to create my own opportunity. मुझे अपना अवसर खुद जो है create करना पड़ा. और इससे मैंने ये सीखा, जो मैंने पहले भी कहा, कि उम्र सिर्फ एक it's really just this criteria that adults have created for their own good. I knew exactly what I need to know at age 17. So I was willing to share that. And when and the other thing I learned is that you have to be consistent. If I would have left it at 17, I would not be here today talking to you. So you have to be consistent at something. If you're learning Hindi, be consistent with it. Don't try it for 3 months and then forget about it. Be so consistent that when it grows into a tree, you're able to eat its fruit. And वो मुझे आज एहसास होता है कि I am glad that I watered my dreams and my desires at 17. And today I get to eat the fruits of it with these books that I'm writing, with the conversations I'm having with you. And it is a true joy. And the other last thing I learned is people will not always know the effort you put in. The sleepless night. The example I can tell you is I wrote to 500 schools of India to invite me at 17 to teach. Can you guess how many of them replied back to my email? 0. And out of the 500 today, I think somebody in my team keeps a check. 412 of them have invited me back to teach. So, and I don't have the time. Honestly, I don't have the time. I would love to go, but I don't have the time. So I think that we have to be very, very consistent with our efforts and enjoy really the process. Thank you. Deepak ji, there's this one question. How do you manage time between writing or your poetry or your project Fuel, or traveling to different events, or related to film industry or everything, like, and plus family? How do you manage time between all this, or how do you divide time? I am still learning to manage time, honestly, because I mean, when you do so many things, you have to figure out what is priority 1 and priority 2 on most days. But for writing, I wake up every morning, or try to wake up every morning early, and I write. Through the day, I'm always working on Project Fuel stuff. And during, early mornings or sessions, I can, I can do these calls. But टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि चैलेंज दैट पीपल फेस इज दैट 2 things. One, they glamorize inspiration. And what I mean by glamorizing inspiration is that they think inspiration is to find and keep. कि आप ढूंढेंगे और आपको मिलेगी और आप उसको रख लेंगे. But it is to sow and reap. वो आपको बोनी पड़ेगी और तभी आप उसको काट पाएंगे. So I try to sow inspiration. I don't try to glamorize. मैं रहता पहाड़ों में हूँ, but मेरी पूरी किताब की जितनी कविताएं वो मैंने एयरप्लेन्स में लिखी हैं. और मेरे दोस्त मुझसे अक्सर जब मैं उनसे कहता हूँ कि you must write poetry, they're like, oh, it's so easy for you because you live in the mountains. आप तो हिमालय के foothills में रहते हैं. You will write poetry easily. But that's not where I've written my work. I've written my work in airplanes, in travel. So that is one thing. और दूसरा मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट सीम्स लाइक अ प्रॉब्लम. एक मानसी जी, मैंने एक बड़ी खूबसूरत एक बात रिसेंटली पढ़ी फ्रैंक कापरा की बुक में. ही सेज, वो फिरोज मेहता एक बड़े फिलोसोफर है, उनके साथ वो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, एंड ही सेड, हाउ डू आई डू वर्क लाइफ बैलेंस? सो फिरोज मेहता सेज कि व्हाई डू यू नीड टू डू वर्क लाइफ बैलेंस? जब कुछ चीज ऑफ होती है
या वो ठीक नहीं होती, तभी वो आपके यू नो इट कैचेस योर अटेंशन. चाय में अगर चीनी कम है तभी आप कहेंगे ये चाय ठीक नहीं है. बट इफ everything is in right proportion, you will just drink the tea. And so is with life. If you are overwhelmed, that is only when you will say, I need a work-life balance. But if you live in a way that it feels as easy as breathing, then I think you will be all right in that sense. तो I keep juggling with things. मुझे लगता है कि अभी प्रोजेक्ट फ्यूल का काम बहुत ज्यादा है. जैसे तांजानिया में मसाई रिसर्च बहुत एक्टिव था, so I couldn't write for a month and I was okay with that. A lot of people, you know, are very harsh on themselves. I forgive myself easily. मेरा सबसे बड़ा हुनर है कि मैं अपने आप को बहुत जल्दी माफ कर देता हूँ if I can't keep up with something. So that. I think that's great. That's really great. I think Vaniji would want to ask more questions, but the time is not permitting. So would you like to take up quickly, or should I just? Sure. Let's do one more. Vaniji, please. Hi. Thank you so much for coming on this platform. It is really lovely hearing you. Thank you. But I've seen some of your videos. आप हमेशा खुश दिखते हैं. You always happy all the time. तो कुछ affirmation है, कुछ है जो आपको एक बहुत मोटिव देता है कि हमेशा खुश रहो. कुछ ऐसी चीज है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे. Wow. Thank you for that observation. I must tell that to my mother, who thinks I am always grumpy when I call home. No. So she's like, you give all the optimism to the world, you call me grumpy. So I must tell her that Vaniji told me this. But Vaniji, there are a few. I mean, I really hope I am happy. I mean, it's not that I'm not disappointed or I'm not discouraged. Happens 300 times every day, but I try to go over past that with a few things. I think one is just faith that things will be better. You know, whatever carried you here will carry you forward. और दूसरा है एक मूजी जो स्पिरिचुअल टीचर एंड फिलोसोफर है, उनकी एक स्टोरी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. मूजी वाज वंस गिविंग अ सेमिनार and he was with a lot of thousands of people. So a man rushed to him on stage and said, Mooji, I need to talk to you right now. I have a big problem that I need your advice on. So Mooji said, let me finish my sermon and then I will talk to you. And he said, no, you don't understand how big this problem is. I need your time right now. And he made it so urgent and he was all, you know, scattered. So Mooji said, all right, I will come to you on the side and listen to you if you can tell me what was your biggest problem 3 problems ago. And the man couldn't even answer. Because whatever we have at hand seems like, oh my God, this is the end of the world. We don't know what we will feel after this. But in those moments, I try to remind myself what Mooji asked him. What was my problem or my biggest problem 3 problems ago? And chances are, I don't even remember it. You know, whatever it was, I got past it and I'm here. And this is going to be one of those 3 problems, you know, 10 problems later. So I can get through it. And the last thing that I would like to share is a happiness song that was taught to me by the happiness monk of Bhutan, Dr. Samdu Chetri. He taught me how to meditate, and the song is very simple. I can share it later with Manojji. Just to give you a context, it says, happiness is here and now. I have dropped my worries, nowhere to go, nothing to do, and I'm not in a hurry. Happiness is here and now, and I have dropped my worries, somewhere to go, something to do, but I'm not in a hurry. So whenever I'm most stressed, I start singing the happiness song, and it does 2 things. It calms me down and it annoys everybody around me. So it serves 2 good purposes. Great. Thank you. Thank you so much. Kuljas ji, over to you, please. नमस्कार दीपक जी, आपका सेशन सुना, बहुत अच्छा लगा. और जैसा कि आपने बताया कि हमने YouTube से देखा, कभी आपने इंटेलेक्चुअल और साधारण आदमी के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा और उसको अपने शब्दों में बयान करने में आपने महारत सीखी.
तो जब आप कहते हो ना कभी बच्चे से भी हम सीखते हैं, बड़े से भी सीखते हैं, तो मुझे अपने प्रोफेसर की एक बात याद आ जाती है। वो हिंदी के प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि भी मैं आयु पर्यंत विद्यार्थी रहूंगा। तो हम तब है ना हंसते थे, कहते थे प्रोफेसर साहब ये क्या बातें कर रहे हैं। तो उसी से उसी का जिक्र करें तो उसी हिसाब से आपकी जो लर्निंग है ना जो आपने की है तो बहुत ही अच्छा है। उम्मीद है कि हमारे बच्चे भी अच्छी तरह सीखेंगे और बड़े भी सीखेंगे। और जैसे कि कहते हैं कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। तो जिन लोगों ने हमारे साथ सेशन में पार्टिसिपेट किया, चंद्र मेहता जी ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया और मनोहर मिश्रा जी ने सेशन को कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ाया, और हम उन सबके आभारी हैं। इसके साथ साथ ये सेशन तभी हो सका जबकि प्रभा खेतान फाउंडेशन और VHP ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया। तो एक बात और आखिर में कहना चाहता हूँ कि सिखा ना सकी उम्र भर किताबें मुझे, सिखा ना सकी उम्र भर किताबें मुझे, करीब से कुछ चेहरे पढ़े और ना जाने कितने सबक सीख लिए। वाह। और हम उम्मीद करते हैं कि भी आपको जल्दी ओस्लो में मिलेंगे, और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही दिखते रहें और जल्दी हमारे पास दर्शन दें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, everyone. थैंक यू।